पिछली क्लास में हमने करा था सेक्शन 18 तक। अब हमने करना है सेक्शन 19 डेरिवेटिव्स। So let f be a function whose domain of definition contains a neighborhood mod z minus z naught less than epsilon of a point z naught, यानी कि f हमारे पास फंक्शन होगा whose domain of definition, उसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन में एक नेबरहुड होगी z नॉट पॉइंट की. नाउ द डेरिवेटिव of f at z naught is the limit f dash z naught is equals to limit z tends to z naught fz minus fz naught upon z minus z naught. ये डेरिवेटिव इसी तरीके से निकालते थे, पहले भी बहुत बार पढ़ा है. ठीक है. And the function fz is said to be differentiable at z naught when f dash z naught exist. अब फंक्शन एफ जेड को मैं डिफरेंशिएबल कब कहूंगी? पॉइंट जेड नॉट पे, अगर हमारा ये एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट करे, मींस ये लिमिट एग्जिस्ट करे, तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट जेड नॉट पर. ठीक है. नाउ वी कैन राइट द वेरिएबल z in definition 1 in terms of the new complex variable delta z is equals to z minus z naught where z is not equal to z naught. अब ये मैंने क्यों लिखा है अभी समझ आएगा. And definition 1 can be written as f dash z naught is equals to limit delta z tends to 0 f z naught plus delta z, क्योंकि यहाँ पे z था, यहाँ से z में निकाल सकती हूँ डेल्टा z प्लस z नॉट माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल्टा z. इसीलिए मैंने कहा है कि z इज नॉट इक्वल टू z नॉट, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया तो मेरा डेल्टा z 0 आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी डिफरेंशिएबल होगा. बिकॉज f is defined throughout a neighborhood of z naught, the number f z naught plus delta z is always defined for sufficiently for
डेल्टा जेड सफिशिएंटली स्मॉल, क्योंकि एफ मेरा हमेशा डिफाइंड होता है जेड नॉट की नेबरहुड में, तो हमारा जो ये वाला टर्म है ये भी हमेशा डिफाइंड होगा। अब नेक्स्ट, व्हेन टेकिंग form 2 of the definition of derivative, we can drop the subscript on z0 and introduce the number delta w is equals to f z plus delta z minus f z, यानी कि जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसमें तो पहले तो सब्सक्रिप्ट को हम हटा सकते हैं और फिर जो बच जाएगा उसको हम डेल्टा w कह रहे हैं। अब ये क्या डिनोट करेगा, विच डिनोट्स the change in the value w equal to fz of f corresponding to a change delta z in the point at which f is evaluated। मतलब बेसिकली डेल्टा जो है हमारा चेंज को डिनोट कर रहा है। देन चेंज को हम कैसे लिख सकते थे, याद है किसी को चेंज कैसे लिखते थे, डी डब्ल्यू अपॉन डी फॉर एफ डैश जेड, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 जो मैंने ये वाली लिखी है ये हमारी क्या बन जाएगी, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब इसका ही हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट fz is equals to z square। now at any point z, limit delta z tends to 0 delta w upon delta z is equals to limit delta z tends to 0। यहाँ पे क्या आता था, ये होता था ना हमारा फंक्शन ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा z। हाँ, पर यहाँ पे कोई z नॉट डिफाइन नहीं है तो किसी भी पॉइंट z की बात कर सकते हैं ना। मैंने कहा था कि हम इसका सब्सक्रिप्ट हटा रहे हैं, कहाँ पे लिखा था मैंने, ये लिखा, ड्रॉप कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारा डेल्टा z, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, सो z प्लस डेल्टा z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन डेल्टा z। लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, z स्क्वायर प्लस डेल्टा z स्क्वायर प्लस 2z डेल्टा z माइनस z स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में डेल्टा z, तो ये तो हमारा कैंसिल हो रहा है। डेल्टा z मैं कॉमन ले लेती हूँ न्यूमरेटर से, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है 2z। अब इसको क्रॉस चेक करो, ये मैंने इक्वेशन 3 की राइट साइड फाउंड करी है।
अब मैं क्या लिखती थी, एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू लिखती थी ना, यानी कि डब्ल्यू मेरा हो गया जेड स्क्वायर। अब यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड निकालो, 2z आया। इक्वेशन 3 यही थी हमारी। सो दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। नाउ सिंस टू जेड प्लस डेल्टा जेड is a polynomial in delta z, hence dw upon dz is equals to 2z, या फिर हम ये कह सकते हैं कि f dash z is equals to 2z। तो इस तरीके से f dash z निकाला जाता है। अब जो नेक्स्ट टू एग्जांपल्स मैं कराने वाली हूँ दोनों ही प्रीवियस ईयर में आए थे, तो ध्यान से देखना। ये एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 में प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा हुआ था ये देखो। अब एक बार, डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स at which the function fz equal to z bar is differentiable show that if fz is equals to z bar, then f dash z does not exist anywhere। मतलब ये दो तरीके से पूछा हुआ था, दो अलग प्रीवियस ईयर में आया था 3 मार्क्स में। सोल्यूशन देखते हैं। इफ fz is equals to z bar, then सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा w अपॉन डेल्टा z, ये वाली टर्म डेल्टा w अपॉन डेल्टा z क्या आएगी ये, z प्लस डेल्टा z का बार, यही होता है ना, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। सो जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है ना, जेड वन प्लस जेड टू कॉन्जुगेट की, जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड, कैंसिल हुआ और हमारे पास बच गया डेल्टा जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड। नाउ इफ the limit of delta w upon delta z exists, it can be found by letting the point delta z is equals to delta x comma delta y। जैसे z इक्वल टू x कॉमा y पर हम लिमिट चेक करते थे ना, वैसे ही डेल्टा z को चेक करेंगे डेल्टा x कॉमा डेल्टा y पर। दिस अप्रोच द ओरिजिन 0,0 in the delta z plane in any manner if delta z approaches 0,0 horizontally through the points। हॉरिजॉन्टली के लिए कैसे पॉइंट्स होंगे हमारे पास,
डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स पे जा रहे हैं, मतलब एक्स प्लेन पे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। डेल्टा एक्स कॉमा जीरो ऑन द रियल एक्सिस। सो डेल्टा जेड कॉन्जुगेट ये क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई जीरो है। अब डेल्टा एक्स तो हमारी रियल टर्म है, तो कॉन्जुगेट उसका लेंगे तो वो तो सेम रहेगा, डेल्टा एक्स ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा जेड, क्योंकि डेल्टा जेड हमारा है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब डेल्टा एक्स एज इट इज, डेल्टा वाई हमारा जीरो है, तुम्हारे पास क्या आ गया। देन इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 जो ये वाली थी, ये क्या बन जाएगी अब, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड। सो दिस विल बी डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड, दिस इज 1। यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड की, तो वो यूनिटी होगी, 1 होगी उसकी वैल्यू। अब देखते हैं अगर वर्टिकली अप्रोच करे 0,0 को तो क्या होगा। इफ डेल्टा जेड अप्रोचेस 0,0 वर्टिकली थ्रू द पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स होंगे, 0, डेल्टा वाई ऑन द imaginary axis, so delta z bar this will be 0 plus iota delta y bar, क्योंकि डेल्टा एक्स तो 0 है। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, बताओ क्या आएगा, माइनस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, तो अब इसको डेल्टा जेड की टर्म्स में लिखूँ तो माइनस आयोटा, नहीं माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा जेड होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब यहाँ पे मेरा डेल्टा एक्स 0 है, तो 0 प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस डेल्टा जेड आ गया। ठीक है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड। अब हमारा आ रहा है -1। अब बताओ लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, मैम ठीक है, लिमिट पाथ चेंज करने पे चेंज हो रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है हमेशा। Since limits are unique, so dw upon dz does not exist anywhere। जो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शो करना था कि कहीं पे भी एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं करता। Hence showed that f dash z does not exist anywhere, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। और जो पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें पॉइंट्स बताने थे कि कहाँ पे है डिफरेंशिएबल, उसके लिए क्या कह देंगे कि किसी पॉइंट पर नहीं है। इसके लिए कह देंगे कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन मैं करने के लिए देती हूँ, जैसे ये वाला करा है बिल्कुल सेम मैनर में होने वाला है, और वो भी आया था प्रीवियस ईयर में। इसको एक बार ट्राई करो। अब है हमारे पास एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वेयर, शो दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल at any non-zero point। इसको ट्राई करो और बताओ। करवाऊँ मैं अब सॉल्व? मैम 1 मिनट में चल। ठीक है, और बाकी दोनों?
मैम इसमें लिमिट जेड स्क्वायर बाय जेड तो आगे उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा। मॉड जेड स्क्वायर। तो चलो करते हैं। सो कंसीडर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। अब पहले ये बताओ, बात तो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की करती हूँ और मैंने इसे रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों कहा? क्योंकि मैम मॉड ले रहे हैं तो मॉड डिस्टेंस होता है तो हम रियल्स में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये मॉड जेड स्क्वायर इसकी इमेज आर में देख रही है। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, तो उसमें कोई इमेजिनरी टर्म तो है नहीं। सो अब डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल जेड यानी कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, तो क्या हो जाएगा? मॉड जेड प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस एफ जेड मॉड जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। अब देखो, मॉड जेड स्क्वायर होता है तो उससे लिख सकते हैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। सिमिलर मैनर में यहाँ पे करते हैं जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। सो जेड प्लस डेल्टा जेड, अभी मैंने बताया था जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट, ब्रेक करके लिख सकते हैं जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे भी जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट अपॉन डेल्टा जेड। सो जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। सो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 टर्म्स आनी थी ना, मिस करी मैंने एक, हाँ एक मिस करी। ये वाली भी आएगी ना, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार। अब ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, बाकी लिखो बचा हुआ सिंप्लीफाई करके। पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे डेल्टा जेड और डेल्टा जेड कैंसिल होगा तो पहले जेड बार लिख दो, फिर यहाँ पे भी डेल्टा जेड कैंसिल हो रहा है तो डेल्टा जेड बार, और फिर ये वाली टर्म। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब लिमिट चेक करेंगे। इफ द लिमिट ऑफ डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड exists, it can be found by letting delta z as delta x comma delta y approach the origin 0 comma 0 in the delta z plane in any manner as delta z approaches 0 comma 0 horizontally through the points delta x comma 0 on the real axis तो डेल्टा जेड बार पहले देखो क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल्टा वाई, वो हमारे पास 0 है, इसका कॉन्जुगेट। अब किसी भी रियल टर्म का अगर कॉन्जुगेट लूँ तो वापस से वो रियल टर्म ही आएगी, यानी कि ये डेल्टा जेड के इक्वल आ गया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू जेड बार प्लस डेल्टा जेड प्लस जेड। ये क्लियर है ना जेड कैसे? डेल्टा जेड बार हमारा डेल्टा जेड के इक्वल है, सो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड वो 1 हो गया तो सिर्फ जेड आ गया। अब देखते हैं
कि अगर वर्टिकली गई तो क्या होगा, एज डेल्टा जेड अप्रोचेस 0,0 vertically through the points 0, delta y on the imaginary axis तो डेल्टा जेड बार यानी कि 0 प्लस आयोटा डेल्टा वाई बार माइनस आयोटा डेल्टा वाई यानी कि माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी ये देखो, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू जेड बार। अच्छा यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है डेल्टा जेड बार और फिर यहाँ पे डेल्टा जेड बार की वैल्यू लिखनी है तो वो क्या आएगी, माइनस डेल्टा जेड। फिर टर्म थी z इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, तो वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब देखो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, हेंस इफ द लिमिट ऑफ डेल्टा w अपॉन डेल्टा z exists as डेल्टा z टेंड्स टू 0, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बाय द यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स दोनों लिमिट इक्वल होंगी जो हमने निकाली है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली, यानी कि डेल्टा जेड तो हमारा 0 को टेंड कर रहा है तो यहाँ से क्या बचेगा, जेड बार प्लस जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, तो ये टर्म 0, जेड बार माइनस जेड, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आ रहा है कि जब मेरा z इक्वल टू 0 सिर्फ तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और हमें शो करने के लिए कहा ही उसने क्या था कि f डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी भी नॉन जीरो पॉइंट के लिए, और हमारी लिमिट सिर्फ z इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही है ना, तो हमने शो कर दिया dw अपॉन dz, या फिर ये कह सकते हैं f डैश z डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन z इज नॉन जीरो। क्लियर हो गया सबको, इम्पोर्टेंट है ये। यस मैम। और अगर मेरे को ये शो करना हो टू शो दैट dw upon dz exist at z equal to 0, तो हमारी जो इक्वेशन 1 थी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी यहाँ से बताओ, अगर z इक्वल टू 0 है तो बताओ, इजी है। अगर z 0 हुआ, जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार। क्या दोबारा बोलना, z जेड बार प्लस डेल्टा जेड। ये भी हट जाएगी ना, z इक्वल टू 0 है तो ये भी हट गई। z बार का मतलब क्या है, z इक्वल टू 0 कह रही हो तो 0 का बार वो तो 0 ना, तो ये बचेगा सिर्फ डेल्टा z बार। डेल्टा w अपॉन डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा z बार व्हेन z इक्वल टू 0, यानी कि dw अपॉन dz exists only at z इक्वल टू 0, और उसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0, इट्स वैल्यू देयर बीइंग 0। इसकी अगर मैं डेल्टा z टेंड्स टू 0 पे लिमिट निकालूं तो 0 आएगी ना, वही बात लिखी है मैंने। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान से समझना है इसको भी। एग्जाम्पल 3 में हमने क्या शो करा है, a function fxy equal to uxy
plus iota vxy can be differentiable at a point z equal to zxy but nowhere else in any neighborhood of that point। यानी कि मैंने ये देखा कि z इक्वल टू 0 पे तो वो हो रहा था, लेकिन z इक्वल टू 0 की कोई नेबरहुड हो तो कोई नॉन जीरो पॉइंट पे नहीं हो रहा था ना डिफरेंशिएबल। अब क्यों नहीं हो रहा था? यू एक्स वाई मेरा क्या था बताओ एक बार। एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वेयर, यानी कि ये है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो यू एक्स वाई हमारा रियल पार्ट होता है तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इमेजिनरी पार्ट कोई था नहीं तो वी एक्स वाई इज 0। क्लियर है ना ये कैसे है यू एक्स वाई या वी एक्स वाई? या करके बताऊँ एक बार मॉड जेड स्क्वेयर को ओपन करके। हाँ मैम। बाकी दोनों ठीक है। when fz is equals to mod z square, it also shows that the real and imaginary part या फिर components of a function of a complex variable can have continuous partial order derivatives of all orders at a point z equal to zxy, and yet the function may not be differentiable there। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये और ये, इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव देखूं एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों एग्जिस्ट करेंगे ना, पर एग्जिस्ट करते हैं तो भी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा अगर कभी कोई काउंटर एग्जांपल पूछे कि ऐसा कोई फंक्शन बताओ कि क्या हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो उसमें मतलब ये बता सकते हैं कि ऐसा कुछ जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं पर तब भी वो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। आगे हम सी आर इक्वेशंस पढ़ेंगे ना, उस वाले में ये पार्शियल डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएबिलिटी इसका कनेक्शन समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट और चीज़, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वेयर इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन द प्लेन। ये समझ आता है क्यों कंटिन्यूस है? ये है क्या हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है ना, ये कंटिन्यूस होगा, इसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक तरीके से कुछ पॉलिनॉमियल फंक्शन टाइप हो गया ना ये, तो ये हमेशा कंटिन्यूस है इन द प्लेन सिंस इट्स कॉम्पोनेंट्स क्या है इसके, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये कंटिन्यूस है। मैंने पढ़ाया था ना पिछली क्लास में करी थी ना हमने कंटिन्यूटी, कि अगर उसके जो कंपोनेंट्स हैं रियल और इमेजिनरी, अगर वो हमारे कंटिन्यूस होते हैं तो फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। पढ़ाया था ना मैंने, बताओ याद है? यस मैम, यस मैम। अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेरिवेटिव, क्योंकि ये कंटिन्यूस तो है लेकिन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना, अभी हमने ऊपर प्रूव करा है। सो द कंटिन्यूटी
of a function at a point does not imply the existence of derivative there. यानी कि ये अगर ट्रू नहीं है तो क्या ट्रू होगा? द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव of a function at a point implies the continuity of the function at that point. याद है ना कि हमारा डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी होता था, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता. बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू का काउंटर हमने देख लिया है कि ये हमारा कंटिन्यूस तो है लेकिन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. तो कन्वर्स ट्रू ना होने के लिए हमने एग्जांपल भी बता दिया है. मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसका आंसर नो है और उसका काउंटर दे देना फिर. ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कि एफ जेड इज कंटिन्यूस एट पॉइंट जेड नॉट. अब इसको मैं कैसे प्रूव करूंगी? जो है ये हमने एफ डैश जेड वाली डेफिनेशन करी है ना, डेरिवेटिव वाली, उसकी हेल्प से. देखो कैसे करेंगे. तो इसके लिए हमें ये मानना होगा एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट. मतलब ये प्रूफ मैं कर रही हूँ डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी. अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारा एफ डैश जेड नॉट है, वो जो लिमिट थी वो एग्जिस्ट करती है. सो हम क्या लिखेंगे, और कंटिन्यूटी में क्या प्रूफ करते थे कि लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड नॉट. ये बात मुझे प्रूफ करनी है. सो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड को ही लेके चलते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट. ठीक है, अब जो एफ डैश जेड नॉट की डेफिनेशन है उसमें डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नॉट था ना, तो उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. साथ में ये लिमिट भी आएगी, लिमिट z टेंस टू z नॉट z माइनस जेड नॉट. अब ये वाली टर्म पूरी हमारी एफ डैश जेड नॉट, z टेंस टू z नॉट पर ये 0. तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया कि लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड नॉट. So by the definition of continuity, f is continuous at z naught. यही हमने प्रूव करना था. Hence proof. क्लियर है सबको ये? इस मैम. यस मैम. तो ये सेक्शन भी हमारा पूरा हो गया. अब नेक्स्ट सेक्शन डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज. करवाया ना सेक्शन 20 भी क्लास में आपको, कॉलेज में बताना एक बार, करवाया हुआ ना? मेरा मतलब है सिलेबस में है ना. बताओ सेक्शन 20 डिफरेंशिएशन. क्या होता है इसमें, भूल गया मैं. एक बार मैम बता देंगे थोड़ा सा क्या होता है इसमें? मतलब इसमें कराया तो होगा याद. इसमें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है. अच्छा वो, हाँ वो तो है, अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन, हाँ वो तो है मतलब. ठीक है. सेक्शन 20 डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज.
So the derivative of a function f at a point z is denoted by either d upon dz fz या फिर f dash z। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। Let c be a complex constant and let कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट मतलब c बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, एंड लेट f बी अ फंक्शन whose derivative exists at a point z, then d upon dz c क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो जीरो। अब अगर d अपॉन डी जेड जेड का देखोगे तो 1, तो d अपॉन डी जेड सी एफ जेड का देखूंगी तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और बाकी एफ डेट जेड। ठीक है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन d upon dz z to the power n n z to the power n minus 1। सो अब ये जो फॉर्मूला है ये हमारा ये तब भी वैलिड रहेगा अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है। अब अगर n नेगेटिव है तो उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी मुझे, क्या, z नॉन जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लो n मेरा -1 है, d अपॉन डी जेड z टू द पावर -1 d अपॉन डी जेड 1 अपॉन z, यानी कि z को नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं। d अपॉन डी जेड सी एफ जेड इज इक्वल्स टू सी एफ डेट जेड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ सी एफ जेड का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू सी एफ डेट जेड। अब इसको प्रूव करेंगे हम जो हमने डेरिवेटिव एफ डेट जेड वाली लिमिट वाली डेफिनेशन करी है उससे, एज f is a function whose derivative exists at a point z, that is इसका मतलब क्या है, f is differentiable at z। मतलब मैं z नॉट नहीं लिख रही क्योंकि मैं डेल्टा z वाली डेफिनेशन का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा z। ये क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। सिंपल है ना, मतलब पहले सिंपल एफ जेड था, अब एफ जेड यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो सी एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस सी एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, और ये हमारी डेफिनेशन किस चीज़ की थी, एफ डैश जेड की। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सी को बाहर कॉमन ले लो, लो कॉमन, अब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है,
एफ डेट जेड की ना, यानी कि मतलब इस वाले, मतलब मेरे को यहाँ से इम्प्लाइज लाना चाहिए था ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, और ये हमारा होता क्या है, ये है डी अपॉन डी जेड सी एफ जेड, या फिर ऐसे कह सकते हो कि सी एफ जेड का डेरिवेटिव। ये इसकी डेफिनेशन है ना लिमिट की फॉर्म में, यानी कि हमने दिखा दिया कि डी अपॉन डी जेड सी एफ जेड इज इक्वल्स टू सी एफ डेट जेड, यही दिखाना था और हमने दिखा दिया, हेंस प्रूव। क्लियर है ये? कुछ नहीं किया, बस जो डेफिनेशन सीखी है उसी का यूज है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस f and g exist at a point z, then अब मुझे ये प्रूव करना है कि डी अपॉन डी जेड एफ जेड प्लस जी जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड प्लस जी डैश जेड। एक बार खुद से ट्राई करो, प्रूव कर पा रहे हो फिर मैं करवाती हूँ। स्टार्ट करो प्रूफ।
बताओ, करवाऊं? यस मैम, करवा दीजिए। ठीक है। सिंस f and g are differentiable at z, क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f z plus डेल्टा z minus f z upon delta z is equals to f dash z, and limit delta z tends to 0 g z plus delta z minus g z upon delta z is equals to g dash z। अब मुझे निकालना क्या है? लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, या फिर ऐसे करके लिखते हैं एफ जेड प्लस जी जेड का डेरिवेटिव। तो डेफिनेशन लगाओ, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस जी जेड। इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं कि एफ प्लस जी बेटर रहेगा, एफ प्लस जी और साथ में जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ प्लस जी जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब इसको ओपन करो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस जी जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड माइनस जी जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब टर्म्स कंबाइन करके लिखो, इन दोनों को कंबाइन करो और इन दोनों को, और फिर लिमिट सेपरेट करो। तो ये क्या आ जाएगा? एफ डैश जेड प्लस जी डैश जेड, यही हमने प्रूव करना, हेंस प्रूव। क्लियर है अब सबको? यस मैम। ठीक है। अब इसके कुछ और भी हैं पार्ट्स, वो हम फिर 6:30 वाली क्लास से करेंगे, ठीक है।